चलो गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज भी नहीं आएंगे क्या? अरे कल यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश थी सौरभ जी, तो बारिश की वजह से इंटरनेट कहाँ पे भी नहीं था अवेलेबल। बारिश की वजह से इंटरनेट अवेलेबल ही नहीं था, वायर टूट गए थे, तो कल इसीलिए लेक्चर नहीं हो पाया, है ना। और मैंने मतलब मॉर्निंग में ही 7 बजे ही उसके बारे में मैंने बोल दिया था। वैसे तो आज भी यहाँ पर बारिश चल रही है, इंटरनेट का दिक्कत है, लेकिन कई और जगह से मैं कंडक्ट कर रहा हूँ लेक्चर, है ना। चलो गुड मॉर्निंग। ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब लेक्चर नहीं है, तो मैंने इंटीमेट कर दिया था कि मतलब लेक्चर नहीं है करके ऑल दिस थिंग्स। चलो यस गुड मॉर्निंग, चलो लेट इट बी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो सारी चीजें क्लियर एक बार मुझे बोल दीजिए फटाफट से। चलो फटाफट। यूजुअली मेरी लेक्चर कभी भी कैंसिल नहीं होती है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तभी लेक्चर में अगर कोई मतलब नेट ही नहीं है, कुछ ऐसा ही इश्यू है तो इसमें दिक्कत होती है तब, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पॉइंट, दैट इज वेदर एलिमेंट का पार्ट सेकंड, है ना। वेदर एलिमेंट का पार्ट सेकंड हम लोग आज देखेंगे थोड़ा सा वेदर एलिमेंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने क्या दिखा, ये पार्ट 2 हम लोग देखेंगे, पार्ट 2 पार्ट सेकंड। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा था अलग अलग हिसाब से, दैट इज अर्थ एटमॉस्फेयर देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा वेदर एलिमेंट, है ना। वेदर एलिमेंट हम लोगों ने देखा। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आज हम लोग देखेंगे दैट इज रिगार्डिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ वेदर फिनोमिनॉन। जो बचे हुए हैं उनके बारे में देखेंगे आज, ओके चलो यस यस यस। चलो एलिमेंट ऑफ वेदर फिनोमिनॉन के बारे में देखेंगे आज थोड़ा सा। तो सबसे पहले अभी तक हम लोगों ने देखा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, है ना, हवा का तापमान, हवा का प्रेशर, ये सारी चीजें, दबाव जिसको हम लोग बोलते थे। उसके बाद हम लोगों ने हवा में जो नमी है ना, या फिर एटमॉस्फेयर में जो नमी होती है उसके बारे में भी देखा, दैट इज ह्यूमिडिटी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, आज हम लोग देखेंगे विंड का मतलब होता है हवा। तो ये वेदर एलिमेंट है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं एग्रोमेटियोरोलॉजी। तो ये क्या है सर, एग्रोमेट्रोलॉजी का मतलब क्या है? एग्रोमेट्रोलॉजी का मतलब होता है कि रिलेवेंट जो भी वेदर एलिमेंट्स है ना, जैसे हवा है, बारिश है, इन सारी चीजों का क्रॉप प्रोडक्शन पे क्या इंपैक्ट होने वाला है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे, है ना, इसको हम लोग कहेंगे एग्रोमेट्रोलॉजी के बारे में, ये क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, विंड के बारे में देखते हैं एक बार। तो विंड क्या चीज है? सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर। हवा जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रही है, हवा जब आड़ी बह रही है, सो दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज विंड। एयर ब्लोज इन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। जब हवा लैटरल मूवमेंट कर रही है, ऐसी आड़ी भाग रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज विंड। सर विंड अगर हम लोग देखेंगे तो विंड बेसिकली अगर हम लोगों को विंड के बारे में समझना है तो विंड, उसमें विंड स्पीड देखनी पड़ेगी और विंड डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। विंड स्पीड मतलब हवा का जो रोटेशन करने का या फिर हवा की जो स्पीड है उसको हम लोग बोलते हैं विंड स्पीड, है ना। तो विंड स्पीड कैन बी मेजर्ड बाय द कप एनीमोमीटर की हेल्प से हम लोग देख सकते हैं कि विंड स्पीड जो है, विंड स्पीड हम लोग देख सकते हैं कप एनीमोमीटर की हेल्प से। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट कि सर व्हाट अबाउट द विंड डायरेक्शन, कि हवा कहां से आ रही है और कहां पे जा रही है। सो ये मेजर करते हैं हम लोग विथ हेल्प ऑफ द, दैट इज द बेसिकली विंड वेन की हेल्प से अपन देखते हैं, ओके। चलो आगे बढ़े थोड़ा सा, यस। तो हवा जितने स्पीड से जा रही है दैट कैन बी मेजर्ड बाय कप एनीमोमीटर। अब और एक बात है कि डायरेक्शन हम लोग जब देखते हैं दैट इज विथ हेल्प ऑफ द विंड वेन, ये होता है डायरेक्शन। अब जिस एंड से हवा आ रही है दैट इज कॉल्ड एज विंडवार्ड साइड, और जिस एयर जो डायरेक्शन में जा रही है दैट इज कॉल्ड एज लीवर्ड साइड। यहां पे लिखा होगा यस। नॉर्मली अगर हवा इस साइड से आ रही है दैट इज कॉल्ड एज विंडवार्ड साइड, और हवा अगर इस तरफ जा रही है सो दैट इज कॉल्ड एज लीवर्ड साइड। जहां से आ रही है दैट इज कॉल्ड एज विंडवर्ड साइड, है ना। यस ब्रीज भी होता है सर, स्लो मूविंग एयर। अब वो अलग अलग चीजें हैं, उसमें अलग अलग चीजें हैं। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे विंड वेलोसिटी कैन बी मेजर्ड बाय, विंड की वेलोसिटी या फिर स्पीड कप एनीमोमीटर की हेल्प से गिन सकते हैं हम लोग। और
विंड वेन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हवा जा रही है वो हम लोग देख सकते हैं विथ हेल्प ऑफ द विंड वेन। अब सर विंड के बारे में अगर हम लोग देखेंगे और कुछ चीजें हैं, तो विंड के बारे में नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को यह भी पता चलेगा कि विंडवर्ड साइड मतलब जिस साइड से हवा आ रही है दैट इज कॉल्ड एज विंडवर्ड, और जिस साइड में जा रही है दैट इज कॉल्ड एज लीवर्ड साइड। सर नोट्स हिंदी में डाल देना एग्रोनॉमी के। सर इससे पहले तो जो लोग हम लोगों ने कंडक्ट किए हैं ना, है ना, तो वो तो टीम के साथ वैसे भी डिस्कशन चल ही रहा है, वो तो वैसे भी टीम के साथ डिस्कशन मतलब सभी लोग अभी लिख रहे हैं वो हिंदी वाला भी पोर्शन। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे ह्यूमिडिटी के बारे में, है ना। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होगा, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होगा, आर्द्रता, आर्द्रता, है ना, आर्द्रता। ह्यूमिडिटी का मतलब होगा आर्द्रता। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या होगा कि अगर हवा में हम लोग देख रहे हैं हवा में कितना मॉइस्चर है, हवा में कितना मॉइस्चर है या फिर कितनी आर्द्रता है, तो ये डिपेंड क्या चीज पे करेगा, दो तीन चीजें होती है हवा में आर्द्रता, दो तीन चीजों की वजह से होती है। एक होती है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश, है ना, बारिश, प्रेसिपिटेशन का मतलब होगा बारिश, एक ये। सेकंड चीज होती है ड्यू टू द इवापोरेशन, इवेपोरेशन, इवापोरेशन का मतलब क्या होगा कि हवा में जो एरियल पार्ट से पानी जा रहा है, हवा में जो एरियल पार्ट से पानी जा रहा है, ओके, हवा में जो एरियल पार्ट से पानी जा रहा है या नमी जिसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज इवापोरेशन, है ना। कि हवा मान लीजिए पत्तों से पानी निकल रहा है जिसको हिंदी में हम लोग उत्सर्जन भी बोलते हैं, है ना। तो ये दो चीजें हैं जिनकी वजह से हवा में नमी रहती है, एंड दैट इज द रीजन कि ह्यूमिडिटी के बारे में हम लोग देख सकते हैं इस दो वजह से हवा में ज्यादातर पानी रहता है, इवापोरेशन, उसके बाद प्रेसिपिटेशन, ट्रांसपिरेशन, सॉरी ट्रांसपिरेशन, ये तो हिंदी में इसको तो बाष्पीभवन कहते हैं, उत्सर्जन दैट इज अ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ओके, ट्रांसपिरेशन। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होगा, वेपर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, वेपर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर, दैट इज द ह्यूमिडिटी। अब नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे कि सर ह्यूमिडिटी के अलग अलग तरीके भी होते हैं, टाइप भी होते हैं, हाँ कौन सी ह्यूमिडिटी होती है, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होगा कि यहां पर जितने भी ह्यूमिडिटी है उसको 100% सैचुरेशन तक जब भी वो जाएगी, 100% सैचुरेशन तक, 100% सैचुरेशन का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए आपकी हवा में अभी 50% मॉइस्चर है, 50% आर्द्रता है, 50% नमी है, तो इसको लगभग 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। मतलब इसको सैचुरेटेड कंडीशन, सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जब हवा में एक्स्ट्रा आवाज नहीं तो नॉइस आ रहा है, एक मिनट, हेलो 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 हेलो, एक मिनट दीजिए बस। हेलो 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 हेलो, अभी आ रही है आवाज, देखो एक बार, हेलो हेलो
हेलो, अभी आ रही है आवाज? अभी देखो एक बार बेटा, अभी देखो, अभी देखो, क्लियर है? ओके है? ओके है? ओके है? अभी देखिए एक बार, आवाज क्लियर है अभी? क्लियर है अब? हेलो 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 हेलो, क्लियर है ना? हाँ हाँ हाँ, चलो। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होगा, अभी क्लियर है? अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बोल दीजिए। क्या हुआ ना, अपना जो स्टूडियो है रेगुलर वाला, तो वो रेगुलर वाले स्टूडियो में वहां पे इंटरनेट का इशू चल रहा है अभी भी फिलहाल। तो मैंने कोई अल्टरनेटिव, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आज के दिन हम लोग कर लेते हैं, लेकिन आगे से कल से तो वैसे भी अपना क्लियर ही रहेगा सारी की सारी चीजें। ओके, यस, थोड़ा स्लो है, इट्स ओके, आज के दिन थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। लेक्चर कैंसिल होने की बजाय ये तो अच्छा है कि हम लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं अच्छे से, है ना? तो मैंने अल्टरनेटिव स्टूडियो की अरेंजमेंट की थी, तो दैट इज द रीजन कि ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आज, है ना? चलो, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में अगर आप हम लोग पढ़ेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होगा कि हवा में अभी कितनी नमी है एंड कितनी होगी जब वो सैचुरेशन होगा। तो मतलब जब 100% नमी होती है हवा में तो वो पूरा सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाता है, एंड दैट इज द थिंग कि उसको कहते हैं हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब अब कितनी नमी है और सैचुरेशन के लिए कितनी चाहिए, सो दैट डिफरेंस इज कंसिडर्ड एज, दैट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी और सैचुरेटेड कंडीशन। सर और कोई है चीज? अब देखते हैं हम लोग क्लाउड्स के बारे में। अब क्लाउड्स का मतलब होता है कि हवा में या फिर एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग तरीके के ढग होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड्स। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, बोलिए मुझे, हिंदी में क्या बोलेंगे? क्लाउड्स। आपके रीजन में क्या बोलते हैं इसको? हमारे मराठी में इसको ढग बोलते हैं, है ना? सो व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड्स? क्लाउड्स का मतलब क्या होगा? इट इज द मॉइस्चर, कि मॉइस्चर जब एक जगह पर आता है, सुनिए, मॉइस्चर जब एक जगह पर आता है और एक जगह पर आने के बाद वो सैचुरेट होता है ना? और टाइनी टाइनी वाटर मॉलिक्यूल्स, टाइनी टाइनी वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना? बादल, यस, टाइनी टाइनी वाटर मॉलिक्यूल्स जब एक जगह पर आते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड्स, दैट इज कॉल्ड एज क्लाउड। क्लाउड का मतलब क्या होगा? जब स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, जब स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स और मास ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल जब एक जगह पर आते हैं, सो दैट इज कंसिडर्ड एज क्लाउड्स। या फिर उसको हिंदी में बादल बोलते हैं, मराठी में उसको ढग बोलते हैं, कोई जगह पे उसको मोड़ा बोलते हैं, है ना? मोड़ा भी बोला जाता है, मोड़ा ऐसे भी बोला जाता है, मेघ बोलते हैं, हाँ मेघ बोलते हैं, घाटा बोलते हैं कुणाल जी के यहाँ पे, यस, अलग अलग तरीके के। अब क्लाउड्स का मतलब क्या होगा? जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, इफ टू प्लेसेस जॉइंस, दो अलग अलग जगह मैप पे, वेदर मैप पे दो अलग अलग जगह अगर सेम टेम्परेचर बता रहे हैं, उसको कहा था हम लोगों ने आइसोथर्म। उसको क्या बोला था हम लोगों ने? आइसोथर्म। और एक बात मैं आपको बोलता हूं कि जहां पर क्लाउड ज्यादा है ना, जहां पर क्लाउड ज्यादा है, सो डेंसिटी ऑफ क्लाउड कैन बी मेजर्ड बाय ऑक्टा स्केल। उसका नाम क्या है? ऑक्टा स्केल, है ना? डेंसिटी ऑफ क्लाउड, कि क्लाउड जितना कितना ज्यादा है, कितना डेंस है, ये गिना जाता है विथ हेल्प ऑफ द ऑक्टा स्केल। ऑक्टा स्केल की हेल्प से हम लोग ये गिन सकते हैं। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे कि सर अगर दो ऐसी जगह जहां पर क्लाउड सिमिलर हो, डेंसिटी ऑफ क्लाउड सिमिलर हो, तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज आइसोनेफ। द लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू प्लेसेस, है ना? सौरभ कहां पे मेघ बोलते हैं? मराठी में भी मेघ बोला जाता है, हिंदी में भी मेघ बोलते हैं उसको, बादल भी बोलते हैं, है ना? बादल। चलो आगे। सो आइसोनेफ का मतलब क्या हुआ? दो ऐसी जगह, दो ऐसे प्लेसेस जहां पर नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे तो जहां पर नॉर्मली क्या किया जाएगा, देखो दो ऐसे प्लेसेस जहां पर यूजुअली क्या किया जाएगा, इक्वल अमाउंट ऑफ या फिर इक्वल डेंस अगर क्लाउड्स हो तो उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज आइसोनेफ। मतलब मान लीजिए ये हमारा वेदर मैप है और वेदर मैप में हम लोग देख रहे हैं दो ऐसी जगह जिस जगह पर क्लाउड सेम है, सेम डेंसिटी के क्लाउड से, दैट लाइन ज्वाइनिंग, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग, दैट इज कॉल्ड एज आइसोनेफ। और मैंने आपको और एक बात बोली कि ये डेंसिटी ऑफ क्लाउड्स कैन बी मेजर्ड बाय विथ हेल्प ऑफ द ऑक्टा स्केल। ऑक्टा स्केल की हेल्प से हम लोग इसको गिन सकते हैं। आगे बढ़े थोड़ा सा अभी। चलो, डब्ल्यूएमए के अकॉर्डिंगली अलग अलग क्लाउड्स के फैमिलीज होते हैं, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं हम लोग। सो निम्बोस्ट्रेटस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाउड। निम्बोस्ट्रेटस, है ना? निम्बोस्ट्रेटस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाउड जो बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेसिपिटेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेसिपिटेशन, है ना? प्रेसिपिटेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज निम्बोस्ट्रेटस। निम्बोस्ट्रेटस ये क्लाउड जो है ना, निम्बोस्ट्रेटस ये जो क्लाउड्स है दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर रिस्पॉन्सिबल, देखो ये लिखा हुआ नहीं होगा कहीं पे भी, लेकिन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बारिश, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बारिश, निम्बोस्ट्रेटस। चलो आगे बढ़े। यस, अब हम लोग देखते हैं प्रेसिपिटेशन। इसकी अलग अलग व्याख्या हो सकती है।
कि हवा से, बादल की हेल्प से, हवा से अगर बारिश या फिर कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स जमीन की तरफ आ रहा है, कोई भी वाटर ड्रॉपलेट्स हवा से जमीन की तरफ अगर आ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन, दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। यस, प्रेसिपिटेशन। अगर नॉर्मली हम लोग देखें कि सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन, व्हेन क्लाउड पार्टिकल बिकम टू हेवी टू रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर, दे फॉल टू द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन। नॉर्मली हवा में अगर जो मेघ है या फिर बादल है, उनमें अगर पानी बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो नीचे आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन, है ना, इन द फॉर्म ऑफ बारिश। तो अलग अलग फॉर्म होते हैं प्रेसिपिटेशन के, जैसे हेल है, जैसे हम लोग देखते रेन है, जैसे फ्रीजिंग रेन है, स्लीट है, स्नो है, इन सारी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, दैट इज अ प्रेसिपिटेशन। अमन जी थोड़ा पिछले लेक्चर भी देखिए आप, फर्स्ट लाइव क्लास। यस अमन जी, थोड़ा सा पिछले लेक्चर भी देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो आप डायरेक्टली आज अगर फर्स्ट लाइव क्लास कर रहे हैं तो दैट इज नॉट द गुड थिंग, आप थोड़ा सा पीछे जो लेक्चर्स थे वो भी देखिए एक बार। अब देखते हैं फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो सबसे पहले आता है दैट इज रेन। क्या है? रेन। तो रेन का मतलब क्या हुआ? बारिश। अगर वाटर ड्रॉपलेट्स, अगर ड्रॉपलेट्स का साइज 0.5 टू 4 mm, 0.5 टू 4 mm तक है, सो दैट इज कॉल्ड एज रेन। सेकेंड सर, जो क्लाउड्स कौन से ऐसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जिनकी वजह से रेन बहुत ज्यादा होती है? फर्स्ट दैट इज क्यूमुलोनिम्बस एंड निम्बोस्ट्रेटस। ये क्लाउड्स है जिनकी वजह से बारिश बहुत ज्यादा होती है। सर व्हाट डू यू मीन बाय रेनी डे? रेनी डे का मतलब क्या होगा? पूरे दिन भर में आप देखिए कि अगर आपके पास रेन गेज है, रेन गेज, तो क्या है ना, इस तरीके का रेन गेज होता है, यहां पर बारिश होती है और यहां पे वो ग्लास जिस बीकर जहां पर ऐसे मार्किंग रहते हैं 1 सेंटीमीटर, 1 mm, 2 mm, 3 mm ऐसे मार्किंग रहते हैं। तो रेनी डे का मतलब होता है कि दिन भर में अगर मोस्टली दिन भर में अगर आप लोग देखोगे तो 2.5 mm के आसपास अगर रेन हुई है, सो दैट इज कॉल्ड एज मेट्रोलॉजिकल रेनी डे। रेनी डे का मतलब मैं फिर से समझाने जा रहा हूं। व्हाट डू यू मीन बाय रेनी डे? आपके पास रेन गेज है, द रेन कैन बी मेजर्ड बाय द रेन गेज, रेन गेज की हेल्प से उसको गिना जाता है। सो रेनी डे का मतलब क्या होगा? जब भी बारिश हो रही है और बारिश होने के बाद वो रेन गेज में आ रही है और बीकर में हम लोग उसको गिन रहे, इट विल बी अबाउट 2.5 mm, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोलॉजिकल रेनी डे। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मेट्रोलॉजिकल रेनी डे। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा कि सर व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप रेनी डे? अगर बारिश 5 mm से ज्यादा हो रही है, कि आप रेन गेज में गिन रहे हो उसको, ऐसा फनेल शेप रहता है, फनेल शेप, है ना, उसमें बारिश होती है, बारिश होने के बाद वो नीचे कलेक्ट की जाती है और बीकर में गिना जाता है कि कितना mm रेनफॉल हुआ। अगर रेनफॉल 5 mm से ज्यादा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉप रेनी डे, क्रॉप रेनी डे। और 2.5 mm से ज्यादा अगर हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज मेट्रोलॉजिकल रेनी डे। सर व्हाट शुड बी द एवरेज रेनी डे? एवरेज रेनी डे कितने होनी चाहिए? सो लगभग पूरे साल भर में 130 दिन पर ईयर, पूरे साल भर में 130 दिन बारिश होनी चाहिए, 130 दिन। सर फिर उसमें क्या साउथ वेस्ट मानसून भी रहता है और जो बचा हुआ मतलब जो रिटर्न मानसून रहता है वो भी रहता है, ये सारा इंक्लूड करके लगभग 365 डेज में से 130 डेज अप्रोक्सीमेटली रेन होना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड एज एवरेज रेनी डेज, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज रेनी डेज। ओके, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे कि सर ये तो थोड़ा सा समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा रेन के बारे में भी बताइए कि रेन कैसे होता है। सबसे पहले होते हैं कन्वेंशनल रेन्स। कन्वेंशनल रेन्स का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली दो बादल आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद वहां पे टाइनी वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे आ जाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल रेनी डेज, है ना। सेकंड, ये क्यों होता है सर ऐसा? क्योंकि सूरज की किरणें या फिर सनलाइट जब पृथ्वी पर आता है इट विल रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ना वो जो हीट करता है दैट इंक्लूड्स द हीट एंड दैट इंप्रूव्स द हीट एंड दैट इंक्रीजेस द हीट। क्योंकि सूरज की किरणें डायरेक्टली सनलाइट जो है वो अर्थ क्रस्ट पे आता है और धीरे 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 धीरे, यस आर्टिफिशियल रेन के बारे में मैं बताता हूं, रुकिए। तो धीरे 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 क्या होगा? ये हीट होगा और हीट होने की वजह से क्या होगा? ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाली जो सतह है या फिर हमारे जो बादल है वो गर्म होंगे और वो आपस में टकराएंगे, उसके बाद बारिश होगी, दैट इज कॉल्ड एज कन्वेक्शनल रेन्स। कन्वेक्शनल रेन्स मतलब पारंपरिक पद्धति से होती है। सॉरी। सेकेंड, ओराग्राफिक और रिलीफ रेन। अब ये कहां पर होगी? जहां पर बहुत ज्यादा पैमाने पे ऐसे बहुत ज्यादा पैमाने पे वहां पर अगर आप लोग देखो कोई हिली एरिया होगा, हिली एरिया। अब मान लीजिए हम लोग देखते हैं यहां पर ये हमारा अर्थ क्रस्ट है या फिर हमारा इंडिया है और यहां पे हम लोग देखते हैं कोई भी स्टेट हो मान लीजिए, तो यहां पर बड़े बड़े ऐसे जो है ना वो माउंटेन्स है, माउंटेन्स। तो जैसे ही इधर से जोरों से अपने क्लाउड्स या फिर बादल जोर से आते हैं ना, तो आने के बाद यहाँ पर इस माउंटेन्स को टकराते हैं और टकराने की वजह से वही बारिश होती है। तो इस रीजन में बहुत ज्यादा बारिश होती है। द रीजन बिहाइंड दैट कि वो है ओके। तो यहां पर बादल जोरों से आते हैं और जोर से यहां पर वो टकराते, कहां पर टकराते हैं? माउंटेन्स के ऊपर टकराते हैं।
हिली एरिया में टकराते हैं और टकराने की वजह से वहीं पे बारिश होती है, एंड दैट रीजन और दैट रेन इज कॉल्ड एज ओराग्राफिक और रिलीफ रेन। और इसकी वजह से इसका जो पिछला एरिया है, ये जो एरिया है वहां पे बारिश नहीं होती है, वहां उस एरिया को बोलते हैं रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया, रेन शैडो एरिया, यहां पर जो बारिश है दैट इज द रेन शैडो एरिया। ओके, वहां पर जो बारिश है दैट इज कॉल्ड एज रेन शैडो एरिया। ओके, सो दिस रेन इज जस्ट बिकॉज ऑफ कि यहां पर जो माउंटेन्स है वहां पर ये टकराएंगे और वहां पे बारिश होगी, सो दैट इज द रीजन कि यहां पे हम लोग कह सकते हैं रेन शैडो एरिया। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे, साइक्लोनिक और फ्रंटल रेन। साइक्लोनिक और फ्रंटल रेन का मतलब क्या होता है? जैसे ही साइक्लोन की वजह से, जैसे मैंने आपको बोला था अभी कि नेचुरली अगर दो, यस नीलगिरी हिल्स में ये होता है, नेचुरली अगर हम लोग देखेंगे ड्यू टू द साइक्लोन, है ना, दो अलग अलग टेम्परेचर आपस में मिलते हैं। मान लीजिए अभी हीट हो रहा है, अर्थ हीट हो रहा है, पानी धीरे धीरे हीट होगा, ये हवा बहेगी और दैट इज द रीजन कि वहां पर बारिश होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, ड्यू टू द थंडर स्टॉर्म, साइक्लोनिक रेन्स या फिर फ्रंटल एंड कन्वर्जेंट रेन, ये इसी को बोला जाता है। ड्यू टू द अल्टरनेटिव हीटिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड वाटर, यहां पे हवा बहने लगती है, इट लीड्स टू द रेन दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोनिक, फ्रंटल और कन्वर्जेंट रेन। सर और एक इन्होंने पूछा था मुझे कि सर थंडर स्टॉर्म क्या होता है? बारिश के अलग अलग टाइप्स हम लोग देख रहे हैं। सर व्हाट डू मीन बाय थंडर स्टॉर्म? इनिशियली तो हम लोगों ने प्रेसिपिटेशन देखा, थंडर स्टॉर्म का मतलब क्या होगा कि अगर ये होता है ड्यू टू द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, निम्बोस्ट्रेटस एंड क्यूमुलोनिम्बस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बारिश। अब थंडर स्टॉर्म का मतलब क्या होगा कि नॉर्मली अगर हम लोग देखेंगे लाइटनिंग एंड हेल्स अगर साथ में आ रहे, लाइटनिंग है हेल्स है साथ में आ रहे, है ना, लाइटनिंग एंड हेल्स अगर साथ में आ रहे, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ थंडर स्टॉर्म। थंडर स्टॉर्म, है ना, हवा भी बह रही है जोरों जोरों से, लाइटनिंग बिजली भी चमक रही है ना, हवा भी चल रही है, सो दैट इज लीड्स टू, उसको बोलते हैं थंडर स्टॉर्म। और ये किसकी वजह से होता है, ये सवाल पूछा जाएगा। दैट इज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, जिनका नाम है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। अब सॉलिड फॉर्म में कैसे आता है जो रेन है या फिर प्रेसिपिटेशन सॉलिड फॉर्म में, उसको बोलेंगे स्नो। अगर वाटर ड्रॉपलेट्स की जगह कंडेंस्ड पानी नीचे आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज स्नो, है ना, आइस क्रिस्टल्स में। हेल्स का मतलब क्या होगा कि कंडेंस फॉर्म नहीं, हेल का मतलब जो होता है ना, ये देखो मैं बताता हूं हेल्स का मतलब क्या होगा, रुको कहां पे होगा तो मैं बताता हूं। ये देखो ये होती है हेल्स, ये होती है हेल। अब बताओ आपके यहां पे, हमारे यहां पे मराठी में इसको गारा बोलते हैं, गारा, है ना, आपके यहां पे क्या बोलते हैं? हेल्स। जो सॉलिड आइस क्रिस्टल्स नीचे आते हैं दैट इज कॉल्ड एज हेल। सॉलिड आइस क्रिस्टल्स नीचे आते हैं दैट इज कॉल्ड एज हेल्स। आप बताइए आपके एरिया में क्या बोलते हैं ओम प्रकाश जी? आपके एरिया में क्या बोलते हैं इसको? चलो जब तक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, तो स्नो का मतलब क्या होगा कि आइस क्रिस्टल्स नहीं, ओले, ओले, राइट, ओले, ओले, बर्फ नहीं बोलते उसको, ओले बोलते हैं। बर्फ इज अ डिफरेंट थिंग, बर्फ का मतलब होगा स्नो, स्नो बर्फ, है ना, ओले बोलते हैं उसको, राइट सौरभ, राइट है। तो स्नो कितना हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज स्नो गेज, पत्थर पड़ना। अच्छा, अलग अलग जगह पे अलग अलग ही है पत्थर पड़ना, ओके। अब हेल का मतलब क्या होगा, अगर बारिश आ रही है और वो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड आइस, है ना, सॉलिड आइस, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। फिर से एक बार, तो ओले क्यों आते हैं? ओले का मतलब होता है कि अगर सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो दैट इज कंसिडर्ड एज हेल, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हेल। सर अगर मिक्स बारिश हो रही है तो मिक्स्ड फॉर्म में, जैसे स्लीट, बारिश और स्नो, मतलब बारिश हो रही है और स्नो भी आ रहा है, रेन एंड उसके साथ में बोलते हैं स्नो, है ना, कि मतलब बर्फ भी हो रही है और पानी भी आ रहा है, तो उसको हम लोग एक साथ बोलते हैं स्लिट। हेल स्टॉर्म का मतलब कि रेनफॉल भी हो रहा है और जोरों जोरों से हवा भी आ रही है और उसमें स्टोन्स भी है, स्टोन्स लाइक हेल स्टोन्स, मतलब ये ऐसे ओले भी हैं और हवा भी जोर जोर से आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, है ना, मिक्स्ड प्रेसिपिटेशन। अब आते हैं कि सर व्हाट डू मीन बाय ड्यू, फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन। ड्यू, ड्यू का मतलब होता है दव, जो सुबह सुबह हम लोग देखते हैं नीचे ऑन द लीफ सरफेस, जो हम लोगों को दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड एज ड्यू, ड्यू, ओके। उसके बाद है फ्रॉस्ट, अगर एयर टेम्परेचर अचानक से फॉल होता है, ड्रॉप डाउन होता है, तो वहां पर जो आता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉस्ट, है ना। अब मिस्ट का मतलब होता है कि फॉग अगर कम डेंस हो, फॉग का मतलब सर, फॉग का मतलब होता है कि बहुत टाइनी पार्टिकल्स, वाटर के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, उससे भी कम पार्टिकल्स हो तो दैट इज कॉल्ड एज मिस्ट। आप देखिए कभी गाड़ी धो रहे हो आप और उधर से आप खड़े हो तो एकदम से एकदम छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स आपके ऊपर आ जाते हैं, सो दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज मिस्ट, उसको मिस्ट बोलते हैं, है ना। अब राइम का मतलब क्या होगा कि वेट फॉग हैविंग द सुपर कूल्ड ड्रॉपलेट्स,
कि फॉग भी है ना, फॉग भी है और जिसमें बहुत सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स भी है, दैट इज कॉल्ड एज राइम। अब स्मॉग का मतलब क्या होगा, स्मोक एंड फॉग, कि धुआं भी है और फॉग भी है। फॉग ये देखो, ये फॉग है और धुआं भी है, दैट इज कॉल्ड एज स्मॉग। हेज का मतलब क्या होगा, डस्ट, स्मोक, फायर, मतलब आग भी है, फायर, धुआं भी उठ रहा है, बारिश भी है, स्मोक भी है, धूल भी है, उसको एक जगह बोलते हैं हम लोग हेज। और फॉग का मतलब क्या होगा, एक्सट्रीमली स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स अगर होगे तो उसको फॉग बोलते हैं हम लोग। ओके सर, प्रेसिपिटेशन कितना कहां पे कैसे होता है इसके बारे में एक बार बताइए तो हम लोग ये खत्म कर पाए। अगर आपके एरिया में 500 mm से बारिश कम हो रही है तो उसको बोलते हैं एरिड रीजन। आपके एरिया में बारिश हो रही है 500 टू 750 सेमी एरिड, 750 टू 1000 सब एरिड, मोर देन 1000 mm रेनफॉल अगर हो रहा है पर ईयर, सो दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमिड रीजन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ह्यूमिड रीजन। ओके चलो, इस सवाल का जवाब आपको देना है आज। अपना ये नहीं है, मतलब आपको कमेंट बॉक्स में ही उसका जवाब देना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में ही जवाब देना पड़ेगा। यस, ओस, ओस है उसका नाम, राइट। अग्रिमा का कहना है सी, वेट फॉग हैविंग सुपर कूल्ड ड्रॉपलेट्स दैट इज कॉल्ड एज। अब स्मॉग का मतलब हम लोगों ने क्या बोला था, स्मोक प्लस फॉग, ये तो हुआ, तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं आएगा। ऑप्शन बी क्या होगा, मिस्ट, है ना, मिस्ट। उसके बाद हेज, हेज का मतलब क्या होगा, डस्ट, कहीं पे लिखा है उसने डस्ट, फायर, वाटर ड्रॉपलेट्स, ऐसे कहीं लिखा है नहीं। राइम का मतलब होता है, अब इसका मतलब क्या होगा, राइम, क्या होगा, राइम। अब फिर से मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, व्हाट डू मीन बाय राइम, सर आपने तो बोला ही नहीं। ये देखो राइम, ये देखो, वेट फॉग हैविंग द सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स दैट इज कॉल्ड एज राइम। तो ऐसे ही सवाल आपको पूछे जाएंगे, ऐसे ही सवाल आपको पूछे जाएंगे। सर मिस्ट का मतलब क्या होता है, और टाइनी वाटर ड्रॉपलेट, बहुत छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, उसको बोलते हैं हम लोग मिस्ट। और वेट फॉग, वेट का मतलब होता है गीला, गीला होना, हाँ गीला। वेट फॉग हैविंग द सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स, बहुत ठंडे वाटर ड्रॉपलेट्स है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज कंसिडर्ड एज राइम। उसको क्या बोलेंगे बेटा, राइम। तो कल हम लोग जो आप बोल रहे थे आर्टिफिशियल रेन के बारे में जो बोल रहे थे, तो आर्टिफिशियल रेन के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो आर्टिफिशियल रेन के बारे में पढ़ेंगे। द सेकेंड थिंग हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल रेन के बाद अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की, क्या चीज़ों के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। उसके बाद मॉनसून के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग, मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे। मॉनसून के बाद जैसे बोला मैंने अभी, हाँ आर्टिफिशियल रेन, मॉनसून के बारे में पढ़ना है। उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग के बारे में पढ़ना है, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंट्स कि कौन से इंस्ट्रूमेंट क्या चीज के लिए यूज में आते हैं, तो ये चीजें अपनी बाकी हैं। तो आर्टिफिशियल रेन, मॉनसून, वेदर फोरकास्टिंग एंड इंस्ट्रूमेंट, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों को जरूरी है हम लोग उतना पढ़ रहे हैं वैसे तो ये पोर्शन हमारा कल खत्म हो जाएगा, इतना ही पोर्शन बचा है। तो कल हमारा ये पोर्शन खत्म हो जाएगा एंड वी विल सी कि अगला पोर्शन जो है इंपॉर्टेंट पोर्शन, वो हम लोग जल्द से जल्द स्टार्ट करें। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये ध्यान में रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग या फिर मेट्रोलॉजी ये छोटा सा पार्ट है, इसलिए हम लोगों ने उसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक बार रिवीजन करवा दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आते हैं आगे थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा विंड, विंड के बारे में हम लोगों ने देखा। विंड का मतलब क्या होगा, विंड में दो चीजें होती है ना, विंड में दो चीजें होती है। द फर्स्ट थिंग इज दैट, देखो विंड में हम लोगों ने देखा था कि इसमें दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक कि विंड डायरेक्शन, जिस साइड से हवा आती है उसको बोलते हैं विंड डायरेक्शन, विंड वार्ड साइड, और जिस साइड में हवा चली जाती है दैट इज कॉल्ड एज लीवार्ड साइड। और हम लोग ये भी देखा है हम लोगों ने कि यहाँ पर जो हवा का डायरेक्शन है वो बताता है विंड वेन, एंड स्पीड ये जो है वो बताता है कप एनेमोमीटर। एएफओ के प्री के बारे में भी बताइए, ओके ठीक है। ह्यूमिडिटी में हम लोगों ने देखा कि ड्यू टू प्रेसिपिटेशन, ड्यू टू द इवापोरेशन, ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन, है ना, हवा में जो मॉइस्चर आता है दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी। उसके बाद देखा हम लोगों ने क्लाउड, इसमें निम्बोस्ट्रेटस एंड क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलोनिम्बस एंड निम्बोस्ट्रेटस, ये दो क्लाउड्स है जिसकी वजह से बारिश ज्यादातर होती है। उसके बाद देखा हम लोगों ने आइसोनेफ, आइसोनिक का नेफ का मतलब होता है कि अगर हम लोग वेदर मैप कंसिडर करते हैं और दो ऐसी लाइन जो इक्वल अमाउंट ऑफ क्लाउड्स वहां पर है ये डिसाइड कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज आइसोनेफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों ने देखा ऑक्टा स्केल, द डेंसिटी ऑफ क्लाउड्स कैन बी मेजर्ड बाय ऑक्टा स्केल।
उसके बाद हम लोगों ने देखा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के अलग अलग टाइप देखे हम लोगों ने। पहले टाइप हम लोगों ने देखा कि व्हाट डू मीन बाय रेनी डे, क्रॉप रेनी डे, एवरेज रेनी डेज। रेनी डे 2.5 mm से ज्यादा अगर बारिश हो रही है तो रेनी डे, 5 mm से ज्यादा हो रही है तो क्रॉप रेनी डे। एवरेज 130 दिन बारिश होनी चाहिए। उसके बाद कन्वेक्शनल रेन हम लोगों ने देखा कि नेचुरली बारिश हो रही है। उसके बाद ऑरोग्राफिक रेन, मतलब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है उनकी वजह से हो रही है, दैट इज ऑरोग्राफिक रेन। उसके बाद साइक्लोनिक एंड फ्रंटल रेन, मतलब नेचुरली साइक्लोन एंड अल्टरनेटिव हीट एंड ड्राई की वजह से हो रहा है। थंडर स्टॉर्म के बारे में हम लोगों ने देखा कि वहां पे ओले भी पड़ रहे हैं, जोरों जोरों से हवा भी चल रही है और बिजली भी पड़ रही है, तो थंडर स्टॉर्म देखा हम लोगों ने। उसके बाद स्नो का मतलब होता है आइस क्रिस्टल्स के फॉर्मेट में धीरे धीरे अगर बारिश नीचे आ रही है, पानी नीचे आ रहा है, स्नो कैन बी मेजर्ड बाय स्नो गेज। हेल का मतलब होता है सॉइल, ओले, इन शॉर्ट ओले क्यूलोनिम्बस क्लाउड्स की वजह से आता है, सॉलिड आइस। उसके बाद हम लोगों ने देखा मिक्स्ड फॉर्म। स्लीट का मतलब होता है रेन हो रहा है और स्नो भी हो रहा है, स्लीट। हेल स्टॉर्म की हेल भी है, ओले भी है और बारिश भी है और जोर से हवा भी है, हेल स्टॉर्म। उसके बाद देखा हम लोगों ने ड्यू, दव जिसको बोलते हैं कि मॉर्निंग में हम लोग देखते हैं कि सुपर कूल्ड कोई भी सरफेस वहां पर दिखेगा। फ्रॉस्ट, मिस्ट, मिस्ट का मतलब होता है डेंस, जो फॉग है उससे थोड़ा सा कम डेंस, दैट इज कॉल्ड एज मिस्ट। उसके बाद देखा हम लोगों ने राइम, सुपर कूल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स अगर गीले हो तो राइम कहते हैं। स्मोक, स्मोक का स्मोक एंड फॉग। हेज का मतलब होता है कि फायर है वहां पे, डस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है। फॉग, एक्सट्रीमली स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट जिसको बोलते हैं हम लोग फॉग। बाद में हम लोगों ने देखा प्रेसिपिटेशन के बारे में, थोड़ा सा आगे बढ़े और क्वेश्चन देखा हम लोगों ने। प्री के बारे में मैं इतना ही बोलूंगा कि आप लोगों ने अभी, प्री के बारे में मैं इतना ही बोलूंगा कि आप लोगों ने अभी इमीडिएटली मॉक टेस्ट सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए। मॉक टेस्ट, टेस्ट दीजिए आप, मैक्सिमम पीडीएफ सॉल्व कीजिए और मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ स्कोर, आपका स्कोर कितना भी आए, चाहे कितना भी स्कोर आए आपका, आपको मॉक टेस्ट देनी चाहिए अभी। मॉक टेस्ट क्यों देनी चाहिए? आपका स्कोर कितना भी आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा स्कोर तो कुल मिला के 15 आ रहा है, मेरा स्कोर तो कुल मिला के 25 आ रहा है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। आप एक ही काम करना है आपको, आपको क्या करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक सॉल्व करनी है, पीडीएफ सॉल्व करनी है, ऑनलाइन एग्जाम देने की प्रैक्टिस करनी है। ऑनलाइन एग्जाम देने की प्रैक्टिस कर रही है ना, ऑनलाइन एग्जाम देने की आपको प्रैक्टिस करनी है, ये ध्यान में रखो सर। ओके, ये ध्यान में रखो। तो मिलते हैं कल हमारे लेक्चर में, तो अगला पोर्शन जो है हम लोग खत्म ही कर देंगे कल। ओके, अगला पोर्शन हम लोग कल खत्म ही कर देंगे। चलेगा? ओके।